हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये आपके पूरे चैप्टर की 4 मेन हेडिंग्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, द इंटर वॉर इकोनॉमी और रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बिजनेस, ट्रेड, माइग्रेशन, कैपिटल, कल्चर, इन सब का स्प्रेड होना। यानी जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ें जो है वो माइग्रेट होती हैं, ट्रेड स्प्रेड होता है, बिजनेस स्प्रेड होता है। तो हमें इस ग्लोबल वर्ल्ड को समझने के लिए इसके बहुत सारे फेजेस को देखना होगा। पुराने ज़माने से ही लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, नॉलेज की तलाश में, अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए और भी बहुत सारे रीजंस के लिए। तो वो अपने साथ क्या चीज़ें लेकर जाते थे? सामान, मनी, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस और साथ ही साथ जर्म्स और डिजीज़ भी। यानी वो जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो अपने साथ सामान और चीज़ों के साथ साथ जर्म्स और डिजीज़ भी लेकर जाते थे, जिसका असर हम लेटर देखेंगे कि क्या असर हुआ। तो सबसे पहले हम अपना पहला सब टॉपिक पढ़ते हैं, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड का, जिसने दुनिया के अलग अलग हिस्से के कल्चर्स को आपस में जोड़ दिया था। और ये बात ध्यान में रखिए कि सिल्क रूट सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई सारे सिल्क रूट हैं। सिल्क रूट जो है ये क्रिश्चियन एरा के वक्त से एग्जिस्ट करता है। तो सिल्क रूट से 3 चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हुई। सबसे पहले तो चाइनीज़ पॉटरी और सिल्क जो चाइना से बाकी दूसरी कंट्रीज़ तक पहुँचा। दूसरा गोल्ड और सिल्वर जो यूरोप से बाकी एशियन मार्केट्स तक पहुंचा। और उसके साथ ही साथ मुस्लिम प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज और बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह गए और अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने सर्व किया थ्रू सिल्क रूट। सेकेंड आपका सब टॉपिक है फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स जो हम आज खाते हैं वो चाइना से आई हैं वेस्ट में, और भी बहुत सारे ऐसे कॉमन फूड हैं जो दूसरी कंट्रीज़ से यहाँ इंट्रोड्यूस हुए या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टोमेटोज़, चिली, स्वीट पोटैटो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हुई। और यूरोप जो है वो पुराने वक्त से ही बहुत ही गरीब रहा था, यानी बहुत ही गरीब इलाका था पूरे यूरोप का। तो उन वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थी। और जब इंट्रोडक्शन हुआ उनका पोटैटो से तो ये उनको एक वाहिद चीज़ ऐसी लगी जिसको वो पेट भर के खा सकते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जब मिड 1840s में पोटैटो की क्रॉप जो है वो बर्बाद हो गई, फसल ख़राब हो गई, तो बहुत सारे लोग स्टारवेशन से मर गए। कहाँ पर मरे ये सब? आयरलैंड में। ये डिजीज़ ने पोटैटो की फसल को डिस्ट्रॉय किया था आयरलैंड में और इसको कहा जाता है आयरिश फेमाइन। सेकेंड टॉपिक है आपका कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। तो यूरोपियंस जो हैं इन्होंने डिस्कवर्ड किया था एशिया और अमेरिका को थ्रू सी रूट इन 16th सेंचुरी। इसने यूरोपियन को किस चीज़ का फ़ायदा दिया? इसने यूरोपियन को सबसे पहला फ़ायदा दिया ट्रेड का, यानी अब यूरोपियन को बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी ट्रेड करने में और आसानी के साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई थी। और यूरोपियन ने क्या शुरू कर दिया? कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया अमेरिका में और बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाका था, यानी जहाँ इन्होंने सबसे ज़्यादा कॉलोनाइज़ किया, वो था अमेरिका। क्योंकि अमेरिका उस वक्त जो है बहुत ही रिच था मिनरल्स के लिए भी और फूड क्रॉप्स यहाँ पर बहुत अच्छी होती थी। तो यूरोपियंस ने क्या किया? अमेरिका से ये फूड क्रॉप और मिनरल देते थे और बाकी दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया करते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो गई। यानी इनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत जल्दी बहुत ही बेहतर हो गया। मिड 16th सेंचुरी आते आते पोर्टुगीज़ और स्पेनिश ने अमेरिका को कॉलोनाइज़ करना शुरू किया। लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ आर्म्स नहीं, बल्कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई यहाँ पर डिजीज़, जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स।
क्योंकि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार अगर किसी इंसान को हो जाएं उसके बाद दोबारा उनको होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो बॉडी है वो उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार कर लेती है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है उसके अगेंस्ट। तो इसलिए बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी इंसान को दोबारा स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होने के। लेकिन अमेरिका में तो ये डिज़ीज़ थी ही नहीं, तो यूरोपियंस ने क्या किया, ये डिज़ीज़ अमेरिका में जाकर फैलाई और अमेरिका में ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो ख़त्म हो गई स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से। और अब क्योंकि वहाँ की जो है काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वाइप्ड आउट हो गई थी, यूरोपियंस ने जो है आसानी से अमेरिका को कैप्चर कर लिया। 19th सेंचुरी तक यूरोप भी जो है वो डिज़ीज़, पॉवर्टी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। और 18th सेंचुरी में इंडिया और चाइना ये रिचेस्ट कंट्री थे पूरी दुनिया की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने अपना ओवरसीज़ जो कांटेक्ट था वो ख़त्म कर दिया, यानी जो ट्रेड चाइना के ज़रिए किया जाता था दूसरी कंट्रीज़ में, जैसा अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि चाइनीज़ पोट्री और सिल्क जो है वो दूसरी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट की जाती थी, तो चाइना ने अपना ओवरसीज़ कांटेक्ट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और ये बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया। आइसोलेशन मतलब एकदम दुनिया से कट गया, बिल्कुल अलग हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका की जो है वो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब चाइना के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप भी अमेरिका में थी और मिनरल्स भी अमेरिका में थे, तो अमेरिका की जो है वो इम्पॉर्टेंस बढ़ गई। और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो चाइना से यूरोप आ गया। यहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक है आपका द 19th सेंचुरी। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम 1815 से 1914 के बीच के एरा के बारे में बात करेंगे। तो 19th सेंचुरी तक वर्ल्ड जो है वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा था। बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और कल्चरली भी, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली भी, यानी नई नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। सोसाइटीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी, एक्सटर्नल रिलेशन जो है वो रीशेप हो रहे थे। तो इकोनॉमिस्ट ने 3 तरह की फ्लोज जो है वो आइडेंटिफाई किए। सबसे पहला है द फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी चीज़ों और सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किया जाना, जिसमें वीट का ट्रेड है, क्लोथ्स का ट्रेड है, यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाई और ले जाई गई। दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, यानी लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी अपने रहन सहन के तरीके को सुधारने के लिए, अपने अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू किया। और थर्ड है मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी जो इन्वेस्टमेंट होता है दूसरी कंट्रीज़ में वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस टॉपिक में हम छोटे छोटे 7 टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला है वर्ल्ड इकनॉमी टेक्स शेप। तो 18th सेंचुरी तक आते आते कंट्रीज़ जो हैं वो चाहती थी कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं फूड के लिए, यानी उन्हें खाने के लिए किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता था फूड में, लेकिन यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं था, यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही लोअर थे, सोशल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। और जब पॉपुलेशन जो है 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब लैंडेड ग्रुप्स जो थे, यानी जो फूड ग्रो करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो जो है वो कॉर्न के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी जो फूड हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं उसको ख़त्म कर दें। तो इसको कहा गया कॉर्न लॉज, यानी अब जो है दूसरी कंट्रीज से कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है इंपोर्ट नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स जो है वो बढ़े, इंडस्ट्रियों ने ग्रो किया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसने फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए। जब मार्केट में जो है वो फूड बहुत ही कम था और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो फूड प्राइसेस जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डेवलपर्स, इन्होंने गवर्नमेंट को दोबारा फोर्स किया कि वो कॉर्न लॉज को ख़त्म कर दें। जैसे ही कॉर्न लॉज जो है वो ख़त्म हुआ, तो अब ब्रिटेन जो है वो इंपोर्ट कर सकता था फूड
बहुत ही चीपली, इतना ज़्यादा सस्ता फूड ब्रिटेन अब इम्पोर्ट कर सकता था जितना वो अपनी कंट्री में ख़ुद उगा भी नहीं पाता। यानी कंट्री में अपने आप सेल्फ सफिशिएंट बनने में कॉस्ट और लागत जो है वो ज़्यादा लग रही है और दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करने में कम लागत लग रही है। जब ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो है वो कम्पीट नहीं कर पाई इम्पोर्ट से, तो बहुत ही बड़ा इलाका जो है वो अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया, यानी ज़मीनें खाली छोड़ दी गई। वहाँ पे कोई खेती करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे आदमी औरत जो हैं वो बेरोज़गार हो गए, यानी लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। और मिड 19th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिसने यहाँ की इनकम्स को जो है वो हाई कर दिया और फूड और ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए कंजम्पशन भी जो है वो ज़्यादा होने लगा। और जब ब्रिटेन में इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, वहाँ के लैंड्स को जो है वो क्लियर किया जाने लगा फूड प्रोडक्शन के लिए, अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ब्रिटिश डिमांड्स को पूरा कर सके। क्योंकि ब्रिटिश इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, इसलिए ब्रिटिशर्स की नीड को पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपने लैंड को जो है वो क्लियर करना शुरू किया। नए हार्बर्स बनाए गए, नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्दी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान लाया और ले जाया जा सके। क्योंकि लोगों के पास लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए ब्रिटेन में और उनके पास कोई काम भी नहीं था, तो उस वक्त में तकरीबन ब्रिटेन से 50 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो तकरीबन 150 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और समंदर पार दूर दराज का सफ़र किया अपने बेहतर कल के लिए। और 1890 तक आते आते जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकनॉमी है, इसने एक नई शेप ले ली, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे लेबर के मूवमेंट के पैटर्न में, कैपिटल फ्लो में, इकोलॉजीज़ में और टेक्नोलॉजीज़ में भी। यानी अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी फूड क्रॉप्स को बेहतर करने के लिए। दूसरा टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। तो विदाउट इन्वेंशन हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं या इतने ज़्यादा जल्दी जो है ट्रेड ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो रेलवेज़ का तो अभी हमने देखा कि नई रेलवेज़ बिल्ट की गई ट्रेड को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाने ले जाने के लिए। स्टीम शिप्स बनाई गई, स्टीम शिप से क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारा फूड जो है वो स्टीम शिप्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दूसरा है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ने बहुत बड़े पैमाने पर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो है वो बेनिफिट दिया। और इसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मीट का ट्रेड। यानी जो पहले मीट का ट्रेड किया जाता था 1870 तक, वो कैसे किया जाता था, एनिमल को ही डायरेक्ट शिप पर चढ़ा दिया जाता था और अमेरिका से यूरोप ले जाया जाता था और वहाँ जाके काटा जाता था। इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती थी, जैसे एक तो एनिमल्स जो हैं वो जगह बहुत ज़्यादा लेते थे और दूसरा बहुत सी बार सफ़र में ही मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, वेट लॉस हो जाता था। तो इनका गोश्त जो है यानी मीट जो है वो खाने के लिए अनफिट रहता था, यानी हेल्दी मीट नहीं होता था। उसके बाद जब रेफ्रिजरेटर इन्वेंट हुआ तो ये आसानी हो गई कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके जहाँ से एनिमल्स को लाया जाता था वहीं पर इनको स्लॉटर किया जाता था और फिर यूरोप के अलग अलग इलाकों में मीट को, फ्रोज़न मीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यूरोप में जो है वो मीट प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा लो हो गए और शिपिंग कॉस्ट भी बहुत लो हो गई। और साथ ही साथ लोगों की जो कंडीशन थी वो थोड़ी बेहतर हो गई, यानी अब लोग खाने के लिए उनके पास एक से दो चीज़ें हो गई। यानी मीट जो है वो जो पहले एक्सपेंसिव माना जाता था, यानी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होते थे, आम लोग उसे ख़रीद नहीं सकते थे, अब हर अमीर गरीब इंसान उसको ख़रीद सकता था मीट को। थर्ड टॉपिक है आपका द लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। तो जैसे जैसे ट्रेड जो है वो बढ़ रहा था, मार्केट्स एक्सपेंड हो रही थी लेट 19th सेंचुरी तक, इस सब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो हो रहा था, लेकिन इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था कॉलोनियल कंट्रीज़ में। और जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था,
वर्ल्ड इकनॉमी से जो है वो कंट्रीज़ जुड़ रही थी। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपना फ्रीडम खो दिया, अपने लाइवलीहुड्स खो दिए। अगर हम अफ्रीका का मैप देखें तो हम अफ्रीका के मैप में देखते हैं कि जो कंट्रीज़ बटी हुई हैं, जो स्टेट्स बटी हुई हैं, वो बहुत ही सीधी सीधी लाइंस हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब स्टेट्स को बांटा गया तो हर स्टेट की लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज और लोगों का ख्याल रख के उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो बनाई गई। लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं था। अफ्रीका में क्या हुआ, 1885 में यानी 1885 में जो बिग यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने एक मीटिंग की बर्लिन में और क्या किया, अफ्रीका के अलग अलग हिस्से बना दिए, यानी बाउंड्री सेटअप कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो है वो लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। फोर्थ टॉपिक है आपका रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। सबसे पहले रेंडर पेस्ट समझ लीजिए क्या है। ये एक तरह की डिजीज़ होती है जो जानवरों में बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। तो अफ्रीका में क्या हुआ, 1890s में ये डिज़ीज़ बहुत बुरी तरह से फैली और इसने लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर किया। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफ्रीका में जो है वो लैंड बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन इसके हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है। और 19वीं सेंचुरी तक अफ्रीका में जो है वो बहुत ही कम कंज्यूमर गुड्स थे। बस लोग जितना ख़रीद सकें बस उतना ही उनकी वेजेस थी, यानी इतनी ही वेजेस थी जितने उनसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। लेट 19वीं सेंचुरी तक यूरोपियंस को पता चला कि अफ्रीका में जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड हैं और मिनरल्स भी हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिच है अफ्रीका लैंड रिसोर्सेज में और मिनरल्स में। तो यूरोपियन ने क्या किया, ये अफ्रीका पहुंच गए और इन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन और माइंस में काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, शॉर्टेज ऑफ लेबर, यानी लोग काम ही नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी और लोगों की नीड्स जो है वो बहुत ही आसानी से पूरी हो जाती थी, इसलिए यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लेबर था। यानी लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए ही नहीं था। जब उनकी आराम से ही नीड्स पूरी हो रही हैं तो वो और ज़्यादा काम करना नहीं चाहते थे। तो यूरोपियंस ने नए मेथड इस्तेमाल करने शुरू किए रिक्रूट करने के लिए लेबर को। इन्होंने क्या किया, बहुत ही हैवी टैक्सेस लगा दिए जो सिर्फ वही लोग पे कर सकते थे जो प्लांटेशन और माइंस में काम करते थे। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉ को जो है वो चेंज कर दिया कि फैमिली में अगर 2 बेटे हैं किसी के, तो उनमें से किसी एक बेटे को ही बाप की जायदाद का हिस्सा मिल सकता है, दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक बेटे को इनहेरिट लैंड जो है वो मिल गया, तो बाकी सारे जो है वो बेरोज़गार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें लेबर मार्केट में मजबूरन आना पड़ा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और टैक्सेस को पे करने के लिए। तो लेट 1880s में रेंडर पेस्ट जो है वो अफ्रीका में बहुत ही बुरी तरह से फैला। और ये फैला कैसे कि ब्रिटिश एशिया से जो इटालियन सोल्जर को खिलाने के लिए मीट आया था, यानी जानवर आए थे, हॉर्सेस आए थे, उसकी वजह से ये रेंडर पेस्ट फैल गया और इसने तकरीबन 90% पॉपुलेशन, कैटल पॉपुलेशन जो थी, इसको वाइप्ड आउट कर दिया, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और अफ्रीकन जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे कैटल पर, तो इनका लाइवलीहुड जो है वो एक तरह से बिल्कुल बर्बाद हो गया कैटल्स के डिस्ट्रॉय होने से। 5th टॉपिक है आपका इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर लेबर किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है ऐसी बाउंडेड लेबर जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यानी वो टाइम पीरियड पूरी होने के बाद ही उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होगा और फिर वो उस लेबर से आज़ाद हो पाएंगे। 19वीं सेंचुरी में थाउजेंड्स ऑफ इंडियन और चाइनीज़ जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड गए, माइग्रेट हुए प्लांटेशंस में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शंस में काम करने के लिए। क्योंकि मिड 19वीं सेंचुरी में इन इलाकों में कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी, लैंड रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और माइंस के लिए और प्लांटेशन के लिए जो है लैंड को साफ़ किया जा रहा था, इसलिए लोगों के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वो अपने घरों के रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, अपना डेप्ट नहीं पे कर पा रहे थे, इसलिए वो माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह
और इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर उन्होंने काम किया। ज़्यादातर इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जो है वो कहाँ माइग्रेट हुई, कैरेबियन आइलैंड्स में, मॉरिशस में और फिजी में। इंडिया में भी लोग इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम करते थे। कहाँ पर? टी प्लांटेशंस में जो असम में थी। और हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि बहुत से माइग्रेंट जो है वो किसी भी हालत में काम करने को तैयार हो जाते थे, इस वजह से कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक तरीका मिल जाए ताकि वो अपने घर वापस जा सकें और अपने आप को पॉवर्टी और बुरे लिविंग स्टैंडर्ड से बचा सकें, यानी अपने हालात को जो है वो बेहतर कर सकें। इंडेंचर्ड लेबर के हालात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। उनको अच्छा हाइजीन भी नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, लेकिन फिर भी लोग मजबूरन यहाँ काम किया करते थे। 1900 में इंडिया के कुछ नेशनलिस्ट लीडर ने इस सिस्टम को अपोज़ किया और फाइनली इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया 1921 में। 6 टॉपिक है आपका इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। तो फूड को उगाने के लिए, फूड को दूसरी मार्केट्स में भेजने के लिए, अलग अलग जगह ट्रेड करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी बहुत सारे अमाउंट की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो शिकारपुरी श्रॉफ और नुट्टुकोटाई ये 2 बड़े बैंकर्स और ट्रेडर्स थे जो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को सेंट्रल और साउथ एशिया में। और इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी जो हैं अफ्रीका पहुंच गए थे, अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूरोपियन गए थे, और ये काफ़ी कामयाब भी रहे। टॉपिक 7 है आपका इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉटन मैन्युफैक्चर बढ़ाना शुरू किया तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो कॉटन इंपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि जिससे लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बचाई जा सके, यानी लोकल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ब्रिटिश फिनिश्ड प्रोडक्ट था, यानी जो फिनिश्ड कॉटन आती थी, ब्रिटिश टेक्सटाइल जो था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छा होता था। इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल को जो है वो स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा इंटरनेशनल मार्केट में। और जब इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ तो साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही अच्छा होता था इंडिया का। तो बिटवीन 1812 और 1871 जो एक्सपोर्ट था वो 30 से 5% घट गया था तैयार कॉटन का, और इसी तरह रॉ कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो 5% से 35% तक बढ़ गया था। यानी रॉ कॉटन जो है वो अब ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने लगी ब्रिटेन में। दूसरा, इंडिगो और ओपियम, ये कहाँ एक्सपोर्ट किए जाने लगे? चाइना में। और 1820 तक इंडिया जो है सिंगल एक्सपोर्टर था चाइना के लिए ओपियम का। लेकिन इसके बावजूद इंडिया को कोई ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा था ब्रिटिश इंपोर्ट के मुकाबले, और फ़ायदा जो है आखिरकार ब्रिटिशर्स को ही हुआ। तो जो इससे वो पैसा कमाते थे, यानी जो सरप्लस उनको मिलता था, उससे वो क्या करते थे? इंडिया के जो है एक्सटर्नल डेब्ट्स पे किया करते थे। और क्या किया करते थे? जो रिटायर ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे उनको पेंशन वगैरह दिया करते थे अपने एक्स्ट्रा सरप्लस से, यानी जो उनको बेनिफिट होता था ट्रेड में, उसकी मदद से। यहाँ आपका ये 2nd टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।